आप सभी बच्चों को सुप्रभात। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी के भाग तीसरे पर चर्चा करने वाले हैं और वो जो भाग तीसरा है वो भाग तीसरे में डिवाइड किया गया है भाषा परिवार। तो चलिए हम भाषा परिवार पर चर्चा करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं हिंदी व्याकरण। जैसा कि आप फर्स्ट वीडियो में भाषा और व्याकरण से संबंधित तथ्यों को देखे भाषा के विकास तक, सेकेंड में आपने देखा भाषा और लिखित भाषा के महत्व। अब हमें थर्ड वीडियो में देखना है भाषा के रूप, यानी कि जो तीसरा भाग होगा इस पे हम चर्चा करेंगे भाषा के रूप के बारे में। जैसे कि भाषा के रूप के बारे में, तो भाषा के रूप कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से जो रूप भाषा के होते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं और समझने का और समझाने का प्रयास करते हैं, यानी कि आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा क्या भाषा के रूप को। पहली चीजें हैं भाषा के रूप में, जो पहला रूप आता है वो होता है मातृभाषा, दूसरा राजभाषा, तीसरा राष्ट्रीय भाषा और चौथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा और पांचवा प्रादेशिक भाषा और छठा संपर्क भाषा। ये आपको याद, एकदम माइंड में याद होना चाहिए कि भाषा के रूप कितने हैं। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, प्रादेशिक भाषा और संपर्क भाषा। अब इन भाषा के जो रूप होते हैं उनके परिभाषा के रूप पे चर्चा करते हैं कि परिभाषा के रूप में अगर हमसे कोई भाषा के रूपों के बारे में पूछा जाए या पूछे तो हम आसानी से बता पाए। तो चलिए पहला जो टॉपिक है मातृभाषा, पहला जो है मातृभाषा। तो मातृभाषा में देखिए मातृभाषा किसे कहते हैं, तो बालक सर्वप्रथम परिवार के द्वारा जो भाषा सीखता है, बालक सर्वप्रथम परिवार के द्वारा जो भाषा सीखता है उसे हम कहते हैं मातृभाषा। जैसे अगर कोई बच्चा आपके घर में छोटा सा बच्चा रहता है तो आप उसे किस माध्यम से वार्तालाप करते हैं, यानी कि आप बोली के माध्यम से तो वार्तालाप करते नहीं, आप किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से। आप उस भाषा में कौन सी भाषा अपनाते हैं, तो आप लोग अधिकतर कौन सी भाषा अपनाते हैं, हम लोग हिंदी। यानी कि छोटे बच्चे से हम अपने संपर्कीय भाषा के तौर पे बात ना करके हिंदी भाषा में उससे बात करते हैं। यानी अगर किसी बच्चे को कुछ मंगाना हो या कुछ बोलना है तो सीधा कहते हैं कि बाबू ये लाओ, बाबू उठ जाओ, बाबू खड़ा खाओ या बाबू टहलने जाओ, ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ये जो भी क्या है हिंदी से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है कि बालक सर्वप्रथम जो भाषा अपने परिवार से सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। और हमारे देश की जो मातृभाषा है वो है हिंदी। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि हमारे देश की मातृभाषा क्या है, तो हमारे देश की मातृभाषा जो है वो है हिंदी। सेकेंड, दूसरे चीजों पे चर्चा करते हैं। तो दूसरा जो टॉपिक है राजभाषा। राजभाषा क्या है, तो जो भाषा इसी देश के अंतर्गत, जो भाषा इसी देश के अंतर्गत सरकारी कामकाजों में उपयोग की जाती है उसे हम कहते हैं राजभाषा। उसे क्या कहते हैं, राजभाषा। हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है, हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है। और इससे पूछता भी है कि हमारे देश की राजभाषा क्या है। हमारे देश की राजभाषा अगर कभी पूछा जाए तो डायरेक्टली हमें क्या बताना है कि हमारे देश की राजभाषा जो है हिंदी है। अगली चीज है, अब यहाँ पे राजभाषा के रूप में राजभाषा के तथ्यों पे हम चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी एकत्र करेंगे। पहला चीज है कि राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर कोई पूछे कि राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ जो होता है राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा यानी सरकार के द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा। राजकाज की भाषा को क्या कहते हैं,
राजभाषा कहते हैं। यानी कि जो भाषा देश के राजकीय कार्यालयों में उपयोग की जाती है वो राजभाषा कहलाती है। इस तरीके से आपने दो परिभाषाएं देखा राजभाषा के बारे में। अब हिंदी की राजभाषा के अंतर्गत, यानी कि हिंदी के नहीं है, यह हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा जाता है, न कि राष्ट्रभाषा के अंतर्गत। यानी आपने देखिए स्पष्ट कर दिया कि हिंदी को किसके अंतर्गत रखा जाता है, राजभाषा के अंतर्गत रखा जाता है और ना कि राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत। तो हमारे जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो अधिकतर पूछे जाते हैं राजभाषा से, यानी पूछा जाता है कि हमारे देश की राजभाषा क्या है। तो हमारे देश की राजभाषा क्या है, वो है हिंदी। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, लेकिन संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा को हिंदी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। लेकिन अब कैसे हम कहते हैं कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है? क्योंकि परिभाषा के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो क्या है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है। क्योंकि राष्ट्रभाषा का जो परिभाषा कहता है कि सीधे कि जो भी भाषा अपने क्षेत्र यानी कि अपने भूभाग के अंतर्गत अधिकतर रूप से उपयोग की जाती है उन्हें हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। और हिंदी हमारे पूरे भारत में अधिकांश रूपों में, अधिकांश प्रदेशों में उपयोग में लाई जाती है। इस कारणवश इसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। लेकिन संवैधानिक सभा के द्वारा संवैधानिक रूप से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया है, हिंदी को केवल राजभाषा घोषित किया गया है। देखिए आगे क्या कह रहा है कि राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा जो है एक संवैधानिक शब्द है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा क्या है, असंवैधानिक शब्द है। ये राष्ट्रीय भाषा हमारा असंवैधानिक है, इन संविधान के अंतर्गत घोषित नहीं किया गया है। इससे किसको घोषित किया गया, हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत। अब यहाँ कब घोषित किया गया था, तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। और किसके अंतर्गत, तो वो था भाग 17 अनुच्छेद 343 और 351। कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 और 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यानी कि इस अनुच्छेद में और इस भाग में राजभाषा से संबंधित सारे तथ्यों की जानकारियां उपलब्ध हो पाती हैं। अगला कुछ मुख्य पॉइंट है आर्टिकल 343। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 343 है, उसमें से कुछ बिंदुओं को लिया गया है। पहला कि संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है। तथा हिंदी की लिपि क्या है, तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। दूसरा पॉइंट है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है, तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मणी लिपि से हुई है। याद रखिएगा, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मणी लिपि से हुई है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास में किससे हुआ है, ब्राह्मणी लिपि से ही हुआ है। नेक्स्ट यानी कि अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में यानी शुरुआत में 14 भाषाएं थी तथा वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। यानी कि जब अनुच्छेद यानी संविधान में अनुसूची 8वीं के अंतर्गत रखा गया भाषाओं, तो उस समय भाषा को जो सम्मिलित किए गए थे तो प्रारंभ में 14 भाषाएं को ही रखा गया था, लेकिन फिर इन्हें क्या कर दिया, बढ़ाया गया। अब वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या है यानी कि वो है 22। याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है इस पे भी हम चर्चा करेंगे और ये भी याद रखने वाले पॉइंट है, बिंदु है। पहला ये बिंदु क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है,
अब 1 अक्टूबर 1953 के रूप में चर्चा करें तो भाषाई आधार पर गठित भारत का राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। पूछा जाता है भाषाई आधार पर किस राज्य को गठित किया गया था और कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर जो राज्य पहला बना था वो था आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में इन्हें क्या किया गया था? भाषा के आधार पर राज्य की गठन किया गया था। क्यों किया गया था? तो संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा को बनाने का प्रस्ताव, अगला जो है अगला पॉइंट है हिंदी, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखे थे गोपाल आयंगर। इन्होंने क्या रखा था? राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। क्यों बनाया गया था? यहाँ पे एक चर्चा करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि भाषाई आधार पर कैसे उत्पन्न किया, क्योंकि लोग वहां पे चाहते थे कि हमारा जो राज्य का गठन हो भाषा के आधार पर। इसके कारण आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया भाषा के आधार पर किया गया। लेकिन इसके बाद देखा गया कि बहुत सारे राज्य अपने भाषा के आधार पर राज्यों की गठन करने की प्रक्रिया चाहते हैं, तो लेकिन इसको रोकने का प्रयास किया गया और भाषा के आधार पर जो गठन थे राज्य के वो गलत तरीके से थे, उचित नहीं थे, इसलिए उस पर स्थगित रखा गया। अगला जो पॉइंट है, बिंदु है, वह है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना। नागरिक प्रचारणी सभा भी एक अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण सभा है। वो कब की गई थी? तो 1893 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो शिव कुमार ने किया था और राम श्याम सुंदर दास ने किया था। ये बाबू श्याम सुंदर दास और शिव कुमार दोनों मिलकर नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किए थे 1893 में। आगे जो चर्चा करते हैं वो अगला चर्चा है विश्व हिंदी। ये विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 14 जनवरी 1975 में किया गया था। नागपुर कहाँ है? भारत में। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो किया गया था 30 अगस्त 1976 में किया गया था, पोर्ट लुई मॉरिशस में। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो किया गया था 30 अक्टूबर 1983 में किया गया था, नई दिल्ली, भारत। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो किया गया था 12 सितंबर 2015 को किया गया था और वो किया गया था भोपाल में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो किया गया था 20 अगस्त 2018 में किया गया था, पोर्ट लुई मॉरिशस में। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो किया गया था 15 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में, यानी कि 2023 में किया गया था, वो था मध्य प्रदेश देवसाय में इसका सम्मेलन किया गया। अब बात करते हैं राजभाषा की। राष्ट्रभाषा में, क्योंकि इस टॉपिक में हमें भाषा परिवार के बारे में ही जानना है, तो भाषा परिवार को खत्म करते हैं। राष्ट्रभाषा का क्या है? जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अंतर्गत अधिकांश भूभाग में उपयोग की जाती है उसे कहते हैं राष्ट्रीय भाषा, और इसी के आधार पर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कहा गया। समझ में आया? जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अंतर्गत अधिकांश भूभाग में उपयोग में लाई जाती है उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय भाषा, और पूरे राष्ट्र में सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी। इसके तर्क पे कहा जाता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन अगर कहा जाए तो एक प्रकार से भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, केवल राजभाषा है, वो है हिंदी। लेकिन परिभाषा के आधार पे कहा जाए
तो हमारी जो भाषा है वो है हिंदी। तो दोनों पे अभी क्या है, संघर्ष जारी है। लेकिन अगर इस तरीके से शिक्षा प्रणाली में हिंदी व्याकरण की कमियां या हिंदी के भाषा में रुकावट अवरोध उत्पन्न होते रहे तो ये तो निश्चित है कि आने वाले समय में भी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाएगा, वो राजभाषा ही बन के रह जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय भाषा की। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा अपना ली जाती है, जब कोई भाषा विश्व की अनेक राष्ट्रों द्वारा अपना ली जाती है तो वह वहां की क्या हो जाती है, अंतरराष्ट्रीय भाषा हो जाती है। तो हमारे देश की जो अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में कहा जाता है वो कहा जाता है अंग्रेजी को। और अंतरराष्ट्रीय भाषा पे आज वर्तमान समय में शिक्षा में इतने तेजी से बढ़ोतरी हो रही है कि कहा ना जाए। लेकिन बढ़ोतरी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय भाषा में पतन ना हो, यानी कि वो नीचे की तरफ गिरावट ना हो। लेकिन दिन प्रतिदिन राष्ट्रीय भाषा में क्या होती जा रही है, यानी कि हिंदी भाषा में गिरावट होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि जो शिक्षा है, जो हमारे आसपास का एजुकेशन यानी कि स्कूली शिक्षा है, उसमें हिंदी भाषा को उतना जोर नहीं दिया जाता है जितना जोर हम इंग्लिश पढ़ाने के लिए बच्चों को देते हैं। तो ये हमारी कहीं ना कहीं कमी भी है और इस कमी को हमें दूर करना चाहिए। अगला टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा क्या है? तो किसी प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे गुजरात में क्या बोली जाती है? गुजराती, और हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी। इसी तरीके से आपके कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। और इन राज्यों की चर्चा करें तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, और तीसरा है राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये जो राज्य हैं इनकी जो प्रादेशिक भाषा है वह हिंदी। अगली बात करते हैं संपर्क भाषा की। संपर्क भाषा क्या है? वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी परस्पर संपर्क करने के लिए करते हैं। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी परस्पर संपर्क करने के लिए यानी एक दूसरे से जुड़ने के लिए करते हैं, तो ऐसी भाषा को कहते हैं संपर्क भाषा। और हमारे देश की जो संपर्क भाषा है वह है हिंदी, जो पूरे राज्यों को अपने में एक दूसरे के साथ जोड़ी रखती है। चलिए अब लास्ट टॉपिक इस भाग का, और यहाँ पे बात करते हैं भारत के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा के बारे में। इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बोली के साथ, यानी कि बोली पे चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो कितनी है। तो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो 22 हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। पहली है हिंदी, दूसरी असमिया, तीसरी बंगाली, गुजराती, चौथी क्या हो गई? गुजराती, पांचवा बोडो, छठा डोंगरी, सातवां कन्नड़, आठवां कश्मीरी, नौवां कोंकणी, 10वां पंजाबी, 11 उर्दू, 12 मैथिली, 13 मलयालम, 14 मणिपुरी, 15 मराठी, 16 नेपाली, 17 उड़िया, 18 संस्कृत और 19 तमिल, 20 तेलुगु, 21 संथाली और 22 सिंधी। एक बार फिर इसकी चर्चा कर लेते हैं। हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोंगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी।
एक बार बैकवर्ड यानी कि उल्टे की तरफ जाते हैं तो सिंधी, संथाली, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, उड़िया, नेपाली, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, मैथिली, उर्दू, पंजाबी, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, डोगरी और बोडो, गुजराती, बंगाली, असमिया और हिंदी। इस तरीके से 22 भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे आपको हिंदी व्याकरण का अगला भाग लेकर, भाग 4, जिसमें हम चर्चा करेंगे बोली और उपभाषा के संबंध में। तो अब इजाजत चाहते हैं आपसे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।